हेलो एवरीवन, आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस का पार्ट 2 लेकर। उम्मीद है कि इसके पहले की सभी लेक्चर्स को आपने देख लिए होंगे, क्योंकि ऐसा ना करके कि आप स्टार्टिंग से लेक्चर को ना देखकर आप अपने लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे और बीच से देखना आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हर एक बात को डिटेल्ड वे में डिस्कशन कर रखा है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है। तो प्लीज़ अगर आप लेक्चर को स्टार्टिंग से नहीं देखने की है, देख रहे हो या देखने की हैबिट नहीं है, तो फिर ये बड़ी ही बुरी हैबिट है, तो आप इसको प्लीज़ अवॉइड करें। तो फिर ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको रिकरेंस रिलेशंस की लेक्चर 1 से डिस्कशन करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी। यहाँ पर मैंने ये लेक्चर नंबर 9 होगा। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करिए होमोजीनियस सॉल्यूशन से, तब जाके आपको नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन का सभी पार्ट समझ में आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और पहले थोड़ा सा चीज़ें रिकॉल करते हैं। क्या है कि नॉन होमोजीनियस रिकरेंस, जैसा कि पता है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस क्या होती है कि राइट हैंड साइड अगर हमारे पास जीरो नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास कोई रिलेशंस गिवन होगा। अगर राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जीरो होता है, तो हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। और राइट हैंड साइड हमारा जीरो नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन की तमाम बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब जो हमें बातें करनी है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, वो हमें करनी है। तो उसी की बातें हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे पास पहली टाइप होती है, इसको टाइप कह दो या केस कह दो, जो पहली टाइप होती है वो हमारे पास होता है कि जब हमारे पास राइट हैंड साइड, हमारा जो राइट हैंड साइड, एफ ऑफ एन को आप राइट हैंड साइड कह दो, अगर हमारा राइट हैंड साइड ओनली कॉन्स्टेंट होता है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, वो पहली वैरायटी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसके पहले भी एक वीडियोस में बना चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने। कह रहा है कि इसे सॉल्व करना है, इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास रिकरेंस रिलेशन गिवन है, इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो फिर चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई रिकरेंस रिलेशंस गिवन होगा, मैंने बताया था कि आपके पास राइट हैंड साइड जीरो नहीं है। राइट हैंड साइड जीरो जब होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स की डिस्कशन हम लोग ने ऑलरेडी कर रखी है। अगर राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, किस तरीके से अप्रोच कर रही है, इसकी भी लेक्चर 1 को मैंने कुछ बातें बता रखी है। यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड अगर कुछ कॉन्स्टेंट आता है, तो किस तरीके से सॉल्व करी जाती हैं, इसको देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कि जैसा कि आपको पता है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, पहले एज इट इज़ कॉपी करो उसे। जैसा कि आपको ये भी पता है कि हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन है, अभी इसका काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी क्या काम करना है, जब ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी जो सेकंड अप्रोच होती है वो क्या होती है, जब हमारे पास कोई भी राइट हैंड साइड में जीरो नहीं होता है, तो उसको, जैसा कि आपको पता है कि वो एक नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन होता है। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस होता है, उसको क्या करते हैं, उसमें ए एन की वैल्यू उसको निकालते हैं, और वो जो भी ए एन होती है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। एक होता है होमोजीनियस पार्ट और एक होता है पर्टिकुलर पार्ट। इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह दो, मतलब दो सॉल्यूशन हमें फाइंड करने पड़ते हैं, एक होमोजीनियस सॉल्यूशंस और एक क्या काम करना पड़ता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उन दोनों ही सॉल्यूशंस को निकाल कर हम लोग कंबाइन कर देते हैं। मतलब कि जो भी क्वेश्चंस गिवन होगा, मतलब यहाँ पर गिवन हमारे पास रिकरेंस रिलेशंस होगी, गिवन रिकरेंस रिलेशंस को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ता है। पहला एक होमोजीनियस सॉल्यूशन पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है, दूसरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद हमें क्या काम करना पड़ता है, इन दोनों को ऐड कर देना पड़ता है, मतलब दोनों कंबाइन कर देना पड़ता है। ऐड करने के बाद जो निकल कर आती है, उसे हम टोटल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। टोटल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, ए एन होता है। ए एन इक्वल टू दोनों का कॉम्बिनेशन, होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बातें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद जो ये हमारे पास ये होमोजीनियस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन निकल कर आता है, इसमें से हम लोग इनिशियल कंडीशन को रखते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अगर इनिशियल कंडीशन दिया है तो, नहीं दिया तो यहीं पर स्टॉप कर दोगे।
मतलब अगर क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखा है तो आपको इतना काम करके स्टॉप कर देना, इसके आगे सोल्यूशन को प्रोसीड नहीं करना है। मगर अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है, यूजिंग इनिशियल कंडीशन, अब जैसा कि आपको पता ना ये इनिशियल कंडीशन होती है। अब इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, इसी को कंप्लीट सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन, या फिर इसी को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी हेल्प से C1 और C2 की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब C1 और C2 की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर से इसमें पुट कर देते हैं, जो भी निकल कर आएगी C1 C2 की वैल्यूज यहाँ पर लाके पुट कर देंगे, वो मेरा सोल्यूशन होता है। अगर इनिशियल कंडीशन गिवन होता है तो चलो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं और अच्छे से। थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी बातें, उम्मीद है आपको। तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि आपको क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। पहला पार्ट क्या होता है, हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशंस पार्ट निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि होमोजीनियस सॉल्यूशंस के लिए आपका जो रिकरेंस रिलेशंस है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी मैं सब्सक्रिप्ट वाले पार्ट होते हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मतलब पहली स्टेप हमारी क्या हुई, फॉर होमोजीनियस सॉल्यूशंस जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ये हमारी केस फर्स्ट बनती है, मतलब दो पार्ट 1 बनता है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशंस के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड को 0 पुट करते हैं, और जब 0 पुट करोगे तो कुछ ऐसा होगा। अब जब लेफ्ट हैंड साइड को 0 पुट करते हैं, इसके बाद वो कंडीशन बन जाती है जो कि हम लोगों ने लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक की बात करी है। लेक्चर 6 तक की बात करी है, वहाँ पर आपको सॉल्व करना बिल्कुल बेसिक से सिखा रखा है। अगर आपको लगता नहीं सिखाया तो आप जाकर खुद देख लो कि मैंने समझाया कि नहीं। अगर फिर भी आपको लगता समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताना। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ और बेटर वे में समझा सकूँ। पहला ये हुआ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करी जाती हैं ये चीज़ें अगर आपने देखी हैं प्रीवियस लेक्चर को, आपको समझ में आ रहा होगा। ये बातें मैं आपको बिल्कुल शायद अभी ये नहीं समझा सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर बड़ा टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, हम लोग ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और समझा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने देखे होंगे। हमने कहा उसके बाद क्या हुआ, हमें ऑर्डर फाइंड करनी पड़ती। ऑर्डर जैसा कि हमें पता है कि लोअर सबस्क्रिप्ट माइनस का मतलब हायर सबस्क्रिप्ट माइनस का लोअर सबस्क्रिप्ट करते हैं तो हमें ऑर्डर पता चलती है। ठीक है, अब ये वाली पार्ट जो होती है, ये नीचे वाले होते हैं हमारे पास सब्सक्रिप्ट। ये सारी बातें हमने लेक्चर 1 में डिस्कशन करी है। ऑर्डर फिर निकालते हैं। ऑर्डर निकालने के बाद जो भी ऑर्डर आती है उसी की हमारे पास क्या होता है, उतने ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन बनती है। ऑर्डर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी, x² प्लस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन जब बन जाएगी कैसे बनी भाई, बताया है मैंने, बता रखा है। आराम से जाके लेक्चर 1 में देखो, उसका लिंक कमेंट बॉक्स एज वेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ये लेक्चर के एंड में जाके देख लेना। ठीक, रूट्स इसका आप कैसे सॉल्व करते हैं, x² प्लस का 6x प्लस का 9। अब आप क्लास 10th या क्लास 11th वाले मेथड मत लगाने लग जाना, जो कि आपने सीखे होंगे। पूरी तरीके से सॉल्व मत करना। आपके एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है, ये रूट्स निकाले जाते हैं, ये सारी बातें भी मैंने करी हैं। तो जाके लेक्चर 1 से देखो, समझ में आएगी। 20 से देखने सर कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्या हो रहा है। निकालने आता तो दैट्स गुड, कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे निकालते वो बातें मैंने करी है। रूट्स निकाल लोगे, उम्मीद है आपको आती होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट्स निकल कर आ गई। इक्वेशन पहले क्या काम किया, लेफ्ट हैंड साइड को 0 इक्वल टू पुट किया, दिए गए रिकरेंस रिलेशन की ऑर्डर निकाली। ऑर्डर निकालने के लिए क्या काम करते हैं, सबसे बड़ी वाली सब्सक्रिप्ट माइनस का सबसे छोटी वाली सब्सक्रिप्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर पता चल जाती है। जो भी ऑर्डर निकल कर आता है उसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं कि किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्यूबिक बनेगी, इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इक्वेशन की रूट्स निकालते हैं, उस रूट्स की बेसिस पर, रूट्स निकाल लोगे उम्मीद है, उस रूट्स की बेसिस पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही रूट्स कैसे हैं, सिमिलर है। जैसे कि आपको पता है रियल है, बिल्कुल रियल है। रियल एंड सिमिलर बोल सकते हो, या सिमिलर है और या फिर रिपीटेड बोल दो। रियल है, रिपीटेड बोल दो, दोनों ही रिपीट कर रहे हैं, या फिर बोल दो सिमिलर है।
क्या है, सिमिलर है या सेम बोल दो, जो आपको अच्छा लगे वो बोलो आप। तो जब रूट्स रियल होते हैं या सिमिलर होते हैं तो क्या काम करते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस किस तरीके से बनाते हैं। मैंने आपको सारी प्रोसेस समझा रखी हैं। जब हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशंस आता है, ये सारी बातें बताई थी ना, आपको याद आ रही होंगी। कोई भी रिकरेंस रिलेशन गिवन होगा, ऑर्डर फाइंड करोगे, इक्वेशन की फॉर्मेशन करोगे, इक्वेशन फॉर्मेशन करने के बाद रूट्स को फाइंड आउट करोगे, जो रूट्स निकालोगे उसकी हेल्प से आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पहले ही समझ रखी हैं। जब ऐसा आप काम करोगे, जब हमारे पास रूट्स रियल एंड रिपीटेड होते हैं तो क्या काम करते हैं, यहाँ पर दो ही रूट्स हैं, -3 और -3, ये भी दोनों ही हैं। तो -3 की पावर n c1 प्लस -3 की पावर n c2। जब दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो एक n लगाते हैं, पहले वाले को कोई भी n नहीं देते हैं, दूसरे वाले को एक n देते हैं। सपोज करो यहाँ -3 3 टाइम्स आता तो यहाँ पर n लगाया, उसके बाद फिर से लिखते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर n का स्क्वायर लिखते हैं, एक n लगा चुके हैं, फिर एक हमारे पास 3 रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो n की पावर 2 लिखेंगे केवल। एक पहले वाले कुछ नहीं करना है, एक n देना है। उसके बाद फिर से अगर एक रूट और रिपीट होता तो यहाँ पर n स्क्वायर लिखते हैं, -3 की पावर n, फिर c3 लिखते हैं। ये काम करते हैं अगर हमारे पास 3 रूट्स रिपीटेड होते। ये क्यूबिक इक्वेशन से भी मैंने बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर रूट्स रियल एंड रिपीटेड होते तो ये एक्स्ट्रा n आपको ऐड करने पड़ते हैं, ये भूलना मत, नहीं तो आप गलत कर जाओगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा n आपको लिखने पड़ते हैं। अब ये हमारा हो गया होमोजीनियस पार्ट, क्योंकि होमोजीनियस पार्ट में जैसा कि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड को हमने 0 पुट कर दिया, ऐसा कुछ हमारे पास पूरा सोल्यूशन निकलेगा। अब बात आती है कि इसको, जैसा कि आपको पता है कि -3 की पावर n, यहाँ भी -3 की पावर n है, दोनों में ही है, तो -3 की पावर n कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचेगा, c1 प्लस का nc2 -3 की पावर n, ये बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सारी बातें आपने लेक्चर 1 से ही देखते आ पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास दूसरी हमारे पास पार्ट फाइंड आउट करना पड़ता, वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ना आपको अटैक कहाँ काम करना पड़ता है, अटैक आपको ना ये राइट हैंड साइड जो आपको दिखती है ना, यहाँ पर फोकस करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड को 0 करते हैं और राइट हैंड साइड पे फोकस क्या करना है कि वो वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास राइट हैंड साइड अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है, मैंने क्या बताया, अगर आपके पास राइट हैंड साइड ओनली कांस्टेंट आता, ओनली कांस्टेंट, ठीक है, तो आपकी जो पहली अप्रोच होती है वो आप क्या करते हो, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, ध्यान रखना ये बात पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कही गई है, होमोजीनियस पार्ट के लिए नहीं। मतलब आपको मेन फोकस इस राइट हैंड साइड पे करना, इस वाले पार्ट पे। तो अगर हमारे पास ओनली कांस्टेंट आता है तो आप जो पर्टिकुलर सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन करोगे, मतलब पुट करोगे an इक्वल टू a, मतलब कांस्टेंट a क्या है, कोई हमारे पास अननोन a है, ठीक है, ये। तो an इक्वल टू a आपको सॉरी फॉर दैट, an इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी जैसा कि आपको पता है कि फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन कब हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, an इक्वल टू a को क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, या फिर यूं कह दो हम लोग लेट कर रहे हैं। क्यों किया, क्योंकि क्या है, जब हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास केवल कांस्टेंट रहता है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड केवल नंबर जिसको बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं वो रहता है, तो हम लोग an इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई साहब, तो ये an इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा इक्वेशन 1 मान लेना, जो भी है गिवन रिकरेंस रिलेशन कह दो, उसमें हमें पुट करना पड़ता है। ये एजम्पशन है, ये आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन के साथ साथ। तो ये पी क्यों रिप्रेजेंट किया, पी जो लिख रखा है हमारे पास वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। तो an इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करते हैं जब हमारे पास राइट इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, तो इसको क्या करना है, an इक्वल टू a जो है पुट करना है, पुट इन इक्वेशंस 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट करना है। ये हमारी पहली क्या होती है, ये हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ हम लोग ट्राई करते हैं कि चीज़ें पहले ये पुट करना है। ये क्यों पुट किया, चीज़ें क्या आती है हमारे पास, अभी दूसरी बात है, अभी आप लेक्चर में देखते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे चीज़ें, तो अभी इतनी बात करते हैं, an इक्वल टू a पुट किया, ठीक है। अब दूसरी एक बात थोड़ी सी कर देते हैं कि कभी आपके पास, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है उसका राइट हैंड साइड
ये पार्ट दिख रहा है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस निकल कर आती हैं, जो रूट्स निकल कर आता है होमोजीनियस पार्ट का, उसको मैच कराते हैं। क्या कराते हैं? मैच। अगर ये रूट्स यहाँ राइट हैंड साइड वाला पार्ट्स इस रूट से मैच करता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं है, एक भी रूट्स इससे नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3, किसी भी तरीके की मैचिंग नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सिंपली हमारा पहली जो अप्रोच होती है जब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ए एन इक्वल टू ए पुट करते हैं, अगर एक भी रूट्स मैच करता है, मतलब यहाँ पर 3 लिखा गया, यहाँ पे भी 3 होता है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच होती है वो ए एन इक्वल टू एन ए रहते। एक रूट मैच किया तो आप एक एन लगाएंगे, 2 रूट मैच किया तो 2 एन लगाने का मतलब एन स्क्वायर करेंगे, उस तरीके 3 रूट्स मैच करा तो एन क्यूब लगाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ केसेस होते हैं, बट पहली हमारी केस ये है कि अगर हमारे पास क्या होते हैं, एक भी रूट्स मैच नहीं कर रही, यहाँ वाला पार्ट मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ वाला जो पार्ट है इस रूट से मैच नहीं कर रहा है। ये जो रूट्स निकाला ना होमोजीनियस वाला पार्ट, इससे किसी भी तरीके की मैचिंग नहीं है। अगर मैचिंग नहीं है तो सिंपली हमारी जो पहली अप्रोच रहेगी वो ए एन इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट कोई अननोन होगा, ये ए। अब इस ए को हमें फाइंड करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, जो भी ये हमारे पास ए एन इक्वल टू ए है इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब जैसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो जहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ ऐसा। आपको क्या काम करना है, अब इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको इक्वेशन 1 में पुट करो तो जहाँ पर ए एन है, ए एन माइनस 1 है, ए एन माइनस 2, वहाँ पर आपको ए पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी कई कंडीशन आएंगे। आप लेक्चर 2 को मतलब इसके ऑनवर्ड्स लेक्चर को देखना, आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास एन होता, जैसे कि आपके यहाँ पर केसेस में दिख रही है आपके पास, जैसे कि अगर हम सेकंड कंडीशन लेते ए एन इक्वल टू एन ए अगर लेते, खैर यहाँ पर लेना नहीं है, अगर एन होता तो यहाँ पर ना आपको ना क्या काम करना पड़ता है ना, अगर आप इसमें इक्वेशन 1 में पुट करते तो जहाँ पर एन ये दिख रहा है ना, ये वाला एन दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखो पहले तो ए एन इक्वल टू हमारे पास क्या ए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे पास एन माइनस 1 पुट करना पड़ता तो यहाँ जो आपने एन कंसिडर कर रखा, यहाँ पर भी आपको एन माइनस 1 लिखना पड़ता, तब जाके यहाँ पर आप रखते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके एन वन कुछ दे नहीं रखा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर किसी तरीके चेंजेस नहीं करनी है। सिंपली जहाँ पर ए एन माइनस 1 है, ए एन माइनस 2, ए एन हर जगह में ए लिखना है, मतलब ए एन को ए में पुट करना, मतलब पूरी इक्वेशन को कंसिडर करनी, यहाँ से लेके ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरी तरीके से। ठीक है, अब जब ऐसा करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा मतलब ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है तो यार क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस एक बार कॉपी अच्छे से कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस एक बार देख लो, यहाँ पर ए पुट करोगे, यहाँ पर ए पुट करोगे तो 6a हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 9a हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना, राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 थे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब इसको ऐड करोगे तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 + 1a कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1a ही लिखा हुआ, तो 1a प्लस कितना हो जाएगा 6a कितना 7a, और 7a + 9a कितना हो जाएगा भाई 16a हो जाएगा। ऐड तो कर लोगे 16a, दिस इज इक्वल टू कितना 3। a की वैल्यू निकालोगे कैसे, a की वैल्यू निकालने के लिए जब निकालोगे आप तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/16। a की वैल्यू तो निकाल लोगे भैया। अब जो a की वैल्यू आई है इसको करना क्या है, यहाँ पर ना हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा ए एन। अब यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू आई है इसको इसी में पुट कर दो, तो यहाँ पर ना ए एन पी जो आया वो हमारे पास कितना आ गया, देखो ए था तो ए को यहाँ पर पुट कर देना, इस ए को उठा के यहाँ पर रख दोगे, तो जब आप रखोगे ऐसा तो आपके पास क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशंस आया जी। 2 पार्ट अभी तक हम लोगों ने निकाल रखी है, दोनों पार्ट क्या होगा, ये तो आपने ए की वैल्यू निकालनी, ए को निकालने के बाद यहाँ पर जो भी आपने ना एज्यूम करा था ना वहाँ पर लिखना भूलना मत। ठीक है, तो जो हमारे पास निकल कर आएगी ये हमारे पास पर्टिकुलर वाला सोल्यूशंस आ गया, और यहाँ पर हम लोगों ने होमोजीनियस सोल्यूशन निकाल रखे। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होगी मैंने क्या कहा। ठीक है, ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन था, जैसा कि आपको दिख रहा है ये होमोजीनियस सोल्यूशंस, और ये था हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई, आपको कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए आपको होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या होगा, अब इसकी बात करते हैं। कंबाइन करने के बाद देखिए जी क्या मिलेगा आपके पास। ठीक है, कंबाइन करेंगे, देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा।
ठीक है, टोटल या जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं, टोटल सॉल्यूशंस, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन की बात करेंगे हमारे पास, तो क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं टोटल सॉल्यूशंस या कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो क्या आएंगी हमारे पास, होमोजीनियस सॉल्यूशंस, होमोजीनियस सॉल्यूशंस शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस का हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको कोई क्लियर हो गई होंगी बातें। टोटल सॉल्यूशन के लिए आपको ना AN ही लिखना पड़ता है, AN, ठीक है, इक्वल टू होमोजीनियस क्या था हमारे पास, होमोजीनियस देखो ये था C1 प्लस का NC2 इंटू -3 की पावर n, तो यहाँ पर इसको कंबाइन करना है, C1 प्लस का NC2 इंटू -3 की पावर n, फिर यहाँ हो गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट कहाँ पर आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट 3/16 है, तो यहाँ पर आपको ना ऐड कर देना है पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला 3/16, ठीक है। इसी को भाई हम लोग ना होमोजेनियस सोल्यूशन को ना ऐसे लिख रखा है ANH प्लस का, यहाँ लिख देते हैं ANP, इसी को लिखा है और कुछ नया नहीं किया है। अगर आपको यहाँ देखना है ना तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ बताया आपको, यहाँ पर क्या बता रखा है आपको, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रखा है कि जो आपके पास टोटल सॉल्यूशंस होता है वो क्या होता है, ANH मतलब होमोजीनियस वाला पार्ट प्लस ANP मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट, उसी में कहता है टोटल सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसी को मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जो आपने निकाला उसी को मैं ऐड कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया, ये जो आया है अभी हमारे पास, ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन निकल कर आ गया। मगर 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 क्या दिक्कत है कि हमारे पास क्वेश्चंस में ना इनिशियल कंडीशन गिवन थी भाई। इनिशियल कंडीशन गिवन होती है जब भी आपके पास क्वेश्चन में, तो आप स्टॉप नहीं कर सकते। देखो ना, मैंने बताया कि अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है तो आप स्टॉप कर जाओ। इनिशियल कंडीशन गिवन है तो आपको C1 और C2 की वैल्यू को भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन थी। इनिशियल कंडीशन देखो हमारे पास ये थी A0 = 0 और A1 = 1, A0 = 0 और A1 = 1। तो पहली केस थी, क्वेश्चन में भी देखो दे रखा था यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन मैंने, ठीक है, यहाँ पर आपको कॉपी भी कर रखे हैं। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे, यूजिंग इनिशियल कंडीशन में जैसा कि आपको ये बातें मैंने बता रखी लेक्चर 1 में भी, जो ये नीचे वाला सब्सक्रिप्ट होता है ना, यहाँ पर ये हमारे n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ दो इनिशियल कंडीशन दे रखे हैं, A0 = 0 और A1 = 1। तो दो केस बनेंगे हमारे पास। तो केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट यहाँ पर n = 0 लेट करेंगे, ये हमारे पास पहली केस बनेगी। और दूसरी केस क्या बनेगी, हम लोग क्या करेंगे, केस सेकंड जो हमारे पास होगी, केस सेकंड क्या होगी, क्या करेंगे, n = 1 पुट करेंगे। ये 0 और 1 यहाँ ये वाले नंबर्स नहीं देखते, ये जो नीचे लिखा होता है ये हमारे पास क्या होती है, n की वैल्यूज़ होती है। ये हमारे पास n होता है, यहाँ से हम लोग केस बनाते हैं n = 0 और n = 1, दो केस बनेंगे। अब इसको कहाँ पर पुट करना है आपको, तो ये चीज़ें आपको इसी में ही पुट करनी है, जो आप ना टोटल कंबाइन कर लेकर आते हो, इसी में आपको n की वैल्यू को पुट करना है। जब आप पुट करोगे देखो हमारे पास क्या मिलेगा, n = 0 आपको पूरे इक्वेशन में पुट करना, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपको 0 पुट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, A0 मिलेगा जी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, A0 हो जाएगा। यहाँ पर n = 0 पुट करोगे, जब 0 पुट करोगे तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी चीज़ें, 0। n = 0 पुट करोगे 0 हो जाएगी। और -3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगी, C1 प्लस का यहाँ n की वैल्यू जब पुट की है तो 0 × C2 क्या हो जाएगा, 0।
फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटू में 1, इंटू में 1 कैसे हुआ, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1। तो जब ऐसा करोगे भाई साहब तो यहाँ पर ना C1 प्लस 0 कितना होगा, C1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे C1 ही रहेगा। तो ए नॉट की वैल्यू दे रखी थी, ए नॉट की वैल्यू कितना दे रखा था, ए नॉट की वैल्यू 0 था, ए नॉट की वैल्यू कितना था 0। तो यहाँ जब आप निकालोगे, यहाँ से जब आप निकालोगे तो C1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ए नॉट की वैल्यू 0 थी, देखो ना क्वेश्चन में गिवन था भाई, क्वेश्चन में गिवन था ए नॉट की वैल्यू 0 थी। C1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, C1 की वैल्यू आ गई 0, C1 की वैल्यू क्या आ गई, C1 की वैल्यू आ गई 0। अब बात आती है कि हम लोग C2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब n इक्वल टू 1 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे 1 पुट करो। तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो A1 आ जाएगा, ये केस सेकेंड है मेरे पास, A1 आ जाएगा। ठीक, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, ऐसे आपको प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होंगी। तो हमारे पास क्या हुआ, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो -3 की पावर 1 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 ही रहेगा, किसी नंबर की पावर 1, वो नंबर एज इट इज़ ही रहेगा। तो मेरे पास C1 प्लस का क्या आ जाएगा C2, और यहाँ पर इनटू में क्या आ जाएगा, -3 केवल आएगा, प्लस का 3/16 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ देखो क्या गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है। n इक्वल टू 0 पुट करना है ना, यहाँ पर देख लो पहले क्या करना है, n इक्वल टू 0 पुट करना है, n इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया है ना, यहाँ पर नहीं पुट करोगे, जब यहाँ पर n है ही नहीं तो पुट क्या करना है, यहाँ पर लिख देना यार 3/16। ठीक है, ये मत कहना यार, गलती से चीज़ें हो जाती हैं कई बार। यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो C1 प्लस का 0, और किसी भी यहाँ भी 0 पुट करोगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब प्लस का 3/16 लिखा हुआ तो 3/16 लिख लिया, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे C1 प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो वो नंबर एज इट इज़ ही रहता था C1, और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही C1 ही रहेगा, प्लस का क्या रहेगा 3/16 हो जाएगा। अब C1 की वैल्यूज निकालोगे यहाँ पर, तो ये प्लस है उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/16। तो जो C1 की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आ गई, -3/16। ये हमारे पास कितना निकल कर आएगी, हमारे पास C1 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहाँ पर यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी। अब C1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ C1 प्लस का C2 इंटू का -3 प्लस का 3/16। अब एक काम कर सकते हो, A1 की वैल्यू हमें पता है, A1 की वैल्यू देखो दे रखी थी, A1 की वैल्यू दे रखा था 1, तो यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 1, ठीक है, प्लस का 1 इक्वल टू C1 की वैल्यू अगर आपको रखनी है तो रख लो यार, अभी रखनी है तो अभी रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखोगे बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, एक काम करो या तो ऐसे ही रहने दो अभी, C1, ठीक है, C1 एक काम कर लो, चलो C1 इंटू का -3, इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है, -3 प्लस का कितना आ जाएगा C2 इंटू का -3 प्लस का 3 कितना आ जाएगा 16। यहाँ तक चीज़ें आएंगी। अब जब ये काम करोगे तो एक काम करो ना, C1 की वैल्यू तुम्हें पता है, C1 की वैल्यू पता है तो C1 की वैल्यू ला के यहाँ पुट कर दो, तो -3/16 इंटू का -3 प्लस है कितना आ जाएगा, प्लस है C2, ठीक है, यहाँ माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3C2। चीज़ें यहाँ तक तो आपको इतनी कैलकुलेशन तो उम्मीद है चीज़ें आती होंगी। प्लस का 3/16 हो जाएगा, रिजल्ट कितना है मेरे पास 1 है। अब क्या काम करना है आपको, हमें C2 की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम कर लो, इसको इधर भेज दो, ठीक है, इसको इधर भेज दोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, या फिर यही चीज़ें सॉल्व कर लो, यहीं सॉल्व करोगे मेरे पास क्या मिल जाएगा, मतलब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस और माइनस इंटू में होकर प्लस हो जाएंगे, और 3 3 कितना हो जाएगा 9/16 प्लस का ये हो जाएगा 3/16, और ये वाले माइनस को मैं उधर ही रहने दे रहा हूँ, माइनस का 3, और ये हो जाएगा C2, और ये कितना था ये पे 1। अब जैसा कि आपको पता है आप क्या काम करोगे बताओ, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा, 12/16 माइनस का 3C2 दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर लो, इसको इधर भेज दो, या कटिंग हो रही है कटिंग कर लो, किससे कटिंग होगी 4 से चला जाएगा, 4 3 12 और 4 4 16, तो ये आ गया 3/4।
तो इस 3/4 को जो आएगा ना इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस का 3/4 दिस इज इक्वल टू माइनस का 3c2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 कंसिडर कर लो, तो 4 माइनस का 3 अपॉन का 4 दिस इज इक्वल टू माइनस का 3c2। अब इसको 4 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 1/4 दिस इज इक्वल टू माइनस का 3c2। अब ये माइनस को उधर भेज दोगे आप, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा c2 इक्वल टू, माइनस उधर गया और ये इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो माइनस का 1 कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इस c2 की वैल्यू। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको? उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक तो समझ में आई होंगी मैंने क्या किया। कुछ गलती है बताओ, यहाँ पर है कुछ गलत तो फिर से चेक करते हैं। चलिए चेक भी कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक था हमारा क्या, C1 और C2 की वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली है। ये थी मेरी C2 की वैल्यूज़ और ये मेरे पास थी C1 की वैल्यू। अब करना कुछ नहीं है, C1 C2 की वैल्यूज़ आ गई है। जो हमारे पास ये आपने ना टोटल सोल्यूशन निकाले थे ना, यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो वो आपकी हो जाएगी टोटल सोल्यूशन। तो अब करना कुछ नहीं है, तो आप खुद भी कर लोगे क्या, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ आपको। यहाँ पर स्पेस नहीं है, फिर भी मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर ना, तो an इक्वल टू, ठीक है, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनल से C1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3/16, माइनस का 3/16 प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 की वैल्यू माइनस का 1/12। तो यहाँ पर जब रखोगे तो माइनस का 1/12 इंटू का n हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू का ब्रैकेट में लगाना -3 की पावर n, 3 की पावर कितना हो जाएगा n, प्लस का क्या हो जाएगा ये 3/16 प्लस का 3/16। ये जो होगा हमारा, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। कहीं भी प्रॉब्लम रहेगी तो बता देना, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक, सारी चीज़ें आपने नोट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।